वर्ना सिस्टम जो है वैदिक सिस्टम है। और सबसे पहले वर्ना सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसको सबसे ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया गया है और खेला गया है उसके साथ। इसी कोई मुद्दा बनाया जाता है कई इश्यूज में। सबसे बड़ा आज भी यही मुद्दा बनता है। इवन हिंदुइज्म को गालियां देनी हो या सबसे अहम टॉपिक यही बनता है जिसके थ्रू लोग हम पे अटैक करते हैं। आप उनको ज्यादा और कोई पॉइंट्स नहीं मिल जाती। एक पॉइंट मिलती सती प्रथा कि भाई हिंदू तो औरतों को शायद उनका हस्बैंड डेथ हो जाए तो हिंदू औरत को बस विडो रख देते हैं फिर जला देते हैं। इस पॉइंट पे अटैक किया जाता है। फिर आप देखोगे कि कई कई बार अटैक करेंगे श्री कृष्णा ने इतनी शादियां की हैं ये तो अय्याशी था, इस तरह इस चीजों पे भी अटैक करते हैं जबकि उसने एक ही शादी की थी। खैर, तो तीसरी पॉइंट पर सबसे ज्यादा पॉइंट जिसके ऊपर अटैक किया जाता है ना वो वर्ना सिस्टम है। वो कहते हैं कि देखो हिंदुओं ने ना लोगों को डिवाइड कर दिया है क्लास में, ना क्लास सिस्टम है हिंदूज में। अमीर मन ब्राह्मण है, फिर जो है क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। मतलब शूद्र वो कहते हैं कोई गरीब जो लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उनको ये राइट्स नहीं देते। हिंदूज ने ना समाज को क्लास में बांट दिया है और इस क्लास सिस्टम का खात्मा हमारा करना है। तो जितने भी सोशलिस्ट लोग होते हैं, फेमिनिस्ट लोग होते हैं, बड़े बड़े चैंपियन होते हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के, वो सभी लोग बाकायदे कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखो हिंदूज में क्लास सिस्टम है, ये कितना गलत सिस्टम है, ये तो नहीं होना चाहिए आज के दौर के हिसाब से। ठीक है, पहले जहालत थी, पहले इंसान जंगली था तो ये सिस्टम चलता था, आजकल के हिसाब से तो ये सिस्टम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज तो इंसान पढ़ा लिखा है, दे टॉक लाइक दैट, दे डू कॉन्फ्रेंसेस, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं इसके ऊपर। बहरहाल ये विदाउट कंसेंट तो इस टॉपिक में रियलिटी इस टॉपिक की ये नहीं है क्योंकि उन्होंने इस वर्ना सिस्टम को समझा ही नहीं है। और किस दौर में इस वर्ना सिस्टम को इंटर मिस इंटरप्रेट किया गया था, डिस्टॉर्ट किया गया था, मतलब उसको बदलाया गया था उनमें, उसमें जो मिलावट की गई थी वो पीरियड अंग्रेजों का पीरियड और बीच में गलत पंडितों का पीरियड था। पर पहले मैं डायरेक्ट मैं उसमें नहीं जा रहा कि किस तरह उन्होंने मिलावट की है। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ कि वर्ना सिस्टम हकीकत में है क्या और जात क्या होती है। कुछ लोग बोलते हैं ना इसकी जात ये है फिलाए। जाति क्या होती है, वरना क्या होता है, और कास्ट जो अंग्रेजी का लफ्ज है उसकी मीनिंग क्या है, इन तीनों को हम बखूबी डिस्कस करेंगे। हमारा ये मौजू जाएगा। आज हम प्योरली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे पहले वर्ना सिस्टम है क्या, जो रियल उसका स्वरूप, उसकी नेचर क्या है, ओरिजिन क्या है उसकी। तो मेरे दोस्तों, वर्ण, VARA, ण ण जो है इंग्लिश में होता ही नहीं, उसकी जगह पे एन होती है। पर हिंदी में और सिंधी में ण ण वर्ड होता है। और उर्दू में भी ण नहीं, उर्दू में न होता है, ण नहीं होता। ठीक है। तो ये हकीकत में समझें कि अमीर भाषा है हिंदी, संस्कृत और सिंधी, जिसमें ण है। उर्दू में ण नहीं होता। उर्दू में जिस तरह हिंदी में बाण होता है, उर्दू में इस तरह तलफ़ुज़ नहीं है, णू का तलफ़ुज़ नहीं है उर्दू में। तो हम पढ़े वर्ण सिस्टम क्या है। वर्ण, वर्ण कहते हैं वर्ण कहते हैं एनीथिंग दैट यू अडॉप्ट ना। वर्ण मतलब किसी चीज को अपनाना। भाई पत्नी बोलती है मैंने पति को वर्ण किया है, मतलब धारण किया है। यहाँ आप बोलते हो कि अगर आपके पास जेब में 1000 रुपए है तो आप बोल सकते हो कि मैंने 1000 रुपए को वर्ण किया हुआ है, धारण किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है, मेरे हाथ में है। और वर्ण बोलने की क्वालिटी है किसी के अंदर सबका काम आने की क्वालिटी, खिदमत करने की क्वालिटी है। सब तो आप बोलोगे कि इस शख्स ने ना उस सच्चाई की क्वालिटी को वर्ण किया हुआ है, सच बोलने की क्वालिटी को वर्ण किया। वर्ण मतलब एडॉप्ट करना अपनी जिंदगी में, उसको धारण करना, अपनाना, एडॉप्टेशन। हाँ, तो इस तरह वर्ण करना अपना स्वयं का होता है। वर्ण मतलब धारण करना, अपने जीवन में उनको धारित करना। जिस तरह धर्म भी हम बोलते हैं कि धर्म होता है धारण करने का नाम, जिंदगी में अच्छे अच्छे क्वालिटीज को, अच्छे प्रिंसिपल्स को अपनाने का नाम। तो वर्ण भी एक धर्मा ही है। वर्ण इज आल्सो पार्ट ऑफ धर्मा, इज नॉट अवे फ्रॉम धर्मा। वर्ण भी धर्मा की पार्ट है। फिर धारण करने लायक जो है ना, उस दौर में जो गुरुकुल में स्टूडेंट्स पढ़ते थे जब 5 साल की उम्र में, दे गो टू स्कूल। आजकल स्कूल बोलते हैं उसको, पहले गुरुकुल बोलते थे। आजकल
बोलते हैं बोर्डिंग स्कूल है। बोर्डिंग स्कूल मीन्स वेयर यू विल हैव टू लिव, जहाँ आप पढ़ोगे शाम को रहोगे भी वहाँ। तो पहले बोर्डिंग स्कूल को गुरुकुल्स बोलते थे। वहाँ पे स्टूडेंट्स सुबह को पढ़ते थे, शाम को वहीं रहते थे, वहाँ सेवा भी करते थे, हर चीज उनकी स्पोर्ट्स भी होता था, हर चीज होती थी वहाँ। और गुरुज के अंडर में वहाँ, जिस तरह आज भी हॉस्टल का कस्टोडियन होता है उसके अंडर में आप रहते हो अगर हॉस्टल में रहते हो तो उसको गुरुकुल्स कहते थे। तो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, तो टीचर्स जो वहाँ के जो गुरुज होते थे स्टूडेंट्स को ना परखते थे। पहले उनको न्यूट्रल स्टडी करवाते थे, सभी सब्जेक्ट्स पढ़वाते थे। जिस तरह हम पे 5 और मैट्रिक क्लास तक सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं तो साइंस भी पढ़ते हैं, तो उर्दू भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, जनरल साइंस अलग पढ़ते हैं, बायो केमिस्ट्री हर चीज पढ़ते हैं। तो उनको भी पहले जनरली सभी चीज वेदास पढ़ाए जाते थे। तो एंड में थोड़ा 2-3 साल आगे बढ़ता था बच्चा, फिर उसका प्रॉपर इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, जो लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम है ना, जो लेटेस्ट वर्ल्ड में आजकल चल रहा है, जो पाकिस्तान में अभी तक मुतारिफ नहीं करवाया गया, लेटेस्ट जो कि भाई हम उस स्टूडेंट की एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके उसको डायरेक्ट उसी चीज में धकेल दें ताकि वो टाइम वेस्ट नहीं करे इतने सब्जेक्ट्स में। भाई अगर उसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है तो उसको मैथमेटिक्स का ही चीता बना दें। ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें पढ़ता रहे और बाद में जेक ऑफ मेनी मास्टर ऑफ नन। इंग्लिश में कोटेशन है एक कि जेक ऑफ मेनी मास्टर ऑफ नन। आप हजारों चीजों में अपने हाथ घसीटोगे तो किसी भी चीज में मास्टर नहीं बन पाओगे। जिस तरह अगर आपको पानी निकालना है जमीन से, आपने बोरिंग का पानी सुना होगा, बोरिंग का पानी किस तरह निकलता है। अगर आप 100 जगह पे खड्डा खोदोगे बोरिंग का पानी निकालने के लिए, वो नहीं निकालेगा। इससे अच्छा है कि आप एक ही जगह पे बहुत गहराई से खोदो तो पानी मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर दुनिया में आप बड़ा कुछ बनना चाहते हो, बड़ा नाम करना चाहते हो, तो आप लिमिटेड चीजों में ही अपना ध्यान लगाओ। आप मूवीज भी देखोगे, पढ़ाई भी करनी है, घूमना फिरना भी है, सारा दिन अय्याशियां भी करनी है, और बड़ा कहते हो नाम भी हो, तो ये सपने देखना बंद कर लो, ये कभी आपके पूरे नहीं होंगे जो पैशनेट होते हैं। तो इस तरह गुरुकुल में टीचर्स उनकी एबिलिटीज को कुछ साल बाद आइडेंटिफाई करते थे कि भाई ये बंदा है, मतलब इसको मेमोरी बहुत अच्छी है। तो वो शास्त्रों को पढ़ता था, समझता था डीप में, वो फिलोसॉफी सिस्टम को पढ़ता था। वो बनता था ब्राह्मण। जो पढ़ने पढ़ाने में बहुत होशियार हो उसको बोलते थे ब्राह्मण, कि भाई ये आगे चल के ब्राह्मण बनेगा और एजुकेशन का काम करेगा, ये टीच करेगा, पढ़ाएगा, ये बेस्ट टीचर बनेगा। चाहे वो साइंस का टीचर हो, चाहे वो वेदास का टीचर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का टीचर हो, चाहे वो वेद मेडिकल साइंस का टीचर हो, खगोल का एस्ट्रोनॉमी का टीचर हो, वो सभी ब्राह्मण की कैटेगरी में आएंगे, वो सारे ब्राह्मण के अंडर में आते हैं। फिर कुछ लोग होते थे ना जो पॉलिटिकल साइंस में होशियार होते थे, जिनको वेरियर लड़ने में बड़ा रुचि थी, हथियार सीखना, जिनको हथियार सीखने का बड़ा शौक होता था, हथियारों पावरफुल होते थे और राजाई खानदान से भी होते थे, तो उनको कोशिश पेरेंट्स की होती थी कि इनको हम क्षत्रिय बनाएं ताकि मैनेजमेंट साइंस और ये वो सीखें कि हुकूमत किस तरह चलती है, पॉलिसीज किस तरह चलती हैं, पॉलिसी मेकिंग किस तरह होती है, लॉ कानून क्या होता है, वो कानून के बारे में ज्यादा पढ़ते थे। वो युद्ध वार साइंसेस के बारे में ज्यादा पढ़ते थे, वो थोड़ी बहुत इकोनॉमी के बारे में पढ़ते थे। और वेद कंपलसरी था, चाहे आप वार साइंस सीखो पर वेद आपको पढ़ने ही पढ़ने थे ताकि बेसिक आपकी जो वैल्यूज हैं, जो मॉरलिटी है, वो डेवलप हो। तो इस तरह वो क्षत्रिय कहलाते थे। जो राज विद्या पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे, वेरियर वार साइंसेस पढ़ते थे, वो क्षत्रिय कहलाते थे। तीसरे थे वेश, जो बिजनेस पढ़ते थे, मैनेजमेंट साइंस पढ़ते थे, उनको वेश कहते हैं। जो आजकल के हिसाब से बैंकिंग है, बीबी है, एमबी है, एसएससी है, ये ऑडिट का सिस्टम है, ये सब बिजनेस में आता है। खेती बाड़ी है, ये सब वेश लोग कहलाते थे। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो आजकल भी क्लासेस में अगर 50 स्टूडेंट है तो सभी के 50 जहीन नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 5-10 तक पढ़ के फिर आगे नहीं बढ़ते, उनका जहन अच्छा नहीं होता, फिर वो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। कोई काम बुरा नहीं है भाई, अगर मजदूर मजदूरी नहीं करेगा तो दुनिया थोड़ी चलेगी। अगर झाड़ू देने वाला, झाड़ू पोछा करने वाला झाड़ू पोछा नहीं देगा तो दुनिया थोड़ी चलेगी। उसकी भी बहुत बड़ी जरूरत है, समाज का वो अहम तरीन हिस्सा है। तो जो लोग पढ़ नहीं पाते थे, उनकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होती थी। आज भी 50 स्कूल में स्टूडेंट होते हैं तो 50 की एबिलिटी से एक नहीं होती, हर किसी की एबिलिटी अलग अलग होती है। तो कुछ लोग नहीं पढ़ पाते थे, मजदूरी का काम करते थे, छोटे मोटे काम करते थे, तो उनको कहा जाता है शूदर। तो शूदर कोई बुरा वर्ड नहीं है। तो मैं पहले बताऊं कि ब्राह्मण उसको कहते हैं कि जो पढ़े पढ़ाए, जो स्कॉलर हो, उसके साथ साथ जिसका कैरेक्टर भी बहुत उन्नत हो। सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से भी ब्राह्मण नहीं बनता,
जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, जो कैरेक्टर से ऊंचा हो, जो आदर्श हो समाज में, जो आइडल लोग जिसको आइडल बनाए, जो सच बोलता हो, जो सब्र वाला हो, जो किससे बदला फौरन थोड़ी थोड़ी बात का बदला रिएक्टिव ना हो, जो अपने मन को जीते, जो बुरी आदतों में फंसा हुआ ना हो, सिगरेट, तंबाकू नोशी, प्रोस्टिट्यूशन, बहुत सारी की बुरी आदतें हो सकती हैं, जो इन सब से बालातर होकर के, पवित्र प्योर सोल होकर के, जो पढ़े पढ़ाए और एजुकेट करे, उसका पर्पस हो लाइफ में एजुकेशन का, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। और आजकल के दौर में कौन किसको कहेंगे हम? टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, और जो है डॉक्टर्स, दे आर आल्सो कम, वैद्य जो है आल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ ब्राह्मणा। तो इनकी बड़ी ड्यूटी होती है समाज को एजुकेट करना, ये समाज को डायरेक्शन देते हैं। ब्राह्मण जो है ना, समाज को कौन सी रवायतें आगे चलें, कौन सी थिंक टैंक को समाज में, तो ब्राह्मण बड़ी बड़ी फिलोसफीज को कायम करते हैं, लिखते हैं। चाहे वो मेडिकल साइंस की हो, चाहे इकोनॉमी की हो, लॉस की किताब भी ब्राह्मण लिखते हैं, कानून क्या हो, व्यवस्था क्या हो, वैल्यूज क्या हो समाज की। तो ब्राह्मण के ऊपर सबसे बड़ी ड्यूटी थी, क्योंकि वो एजुकेटेड है। एजुकेटेड, जैसे कोई एजुकेटेड है ना, तो वो अगर गलती करे तो लोग क्या कहेंगे, अरे तुम पढ़े लिखे होकर के तुमने ऐसा काम किया। यार कोई जाहिल करता तो हम समझ ला, हम कहते ठीक है यार, पढ़ा लिखा नहीं, उसकी गलती हो गई। तुमने ऐसा किया, तुम इतनी बड़ी, तुम समझ वाले बंदे होगे। तो इसका मतलब क्या है, पढ़े लिखे के ऊपर ऑटोमेटिकली ड्यूटी ज्यादा होती है, उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है समाज की, क्योंकि वो समाज, पूरा समाज उसकी तरफ देख रहा होता है। तो इस तरह ब्राह्मणों की इस तरह वैल्यू थोड़ी ज्यादा थी। वैल्यू इस सेंस में ज्यादा नहीं थी कि उनका ह्यूमन राइट ज्यादा है। ह्यूमन राइट चारों का बराबर है, चारों ही इंसान है, चारों ही बराबर है। पर हाँ, समाज को दिशा वही इंसान दे सकता है, डायरेक्शन वही दे सकता है, लीड वही कर सकता है जो एजुकेटेड हो। किताब लिखेगा, आज भी देखो ना कौन लीड करता है समाज को, जो नई नई पॉलिसीज बनाते हैं वर्ल्ड को, कौन लीड करता है? चाहे वो हेल्थ साइंस में हो, चाहे वो इकोनॉमिक साइंस में हो, चाहे स्पिरिचुअल साइंसेज में हो, चाहे मैनेजमेंट साइंसेज में हो, दोज हु आर एजुकेटर्स, जो एजुकेट करते हैं, वो दिशा देते हैं समाज को, कल्चर देते हैं वो समाज को, सिविलाइजेशंस देते हैं वो समाज को। तो दूसरे नंबर पे क्षत्रिय। क्षत्रिय बोलते हैं जो वार साइंसेस योद्धा बने, जो राजा होते थे वो सीखते थे, वार साइंसेस सीखते थे, इकोनॉमिक साइंसेस भी सीखते थे, क्योंकि उनको राज चलाना होता था। पॉलिसीज को भी वो पढ़ते थे कि मुल्क की पॉलिसीज, कानून क्या होगा, कानून को बड़ा गहराई में पढ़ते थे वो। वेदास को भी पढ़ते थे। और वार साइंसेस, हथियार और बल, अपनी ताकत को बहुत बढ़ाते थे, वो बलवान होते थे। युद्ध की फाइट साइंसेस, बहुत कुछ, हथियार चलाना, सब कुछ वो सीखते थे। ब्राह्मण ना भी सीखे चल जाता था, पर वो क्षत्रिय जरूर सीखते थे वार साइंसेस। तीसरा है वेश, जो बिजनेस करते हैं आज भी हैं। बैंकिंग, आज भी बहुत तरह के लोग वेश हैं। मेरे पापा चावल की ब्रोकरी करते हैं तो वो वेश हैं। किसी के पापा खेती बाड़ी करते हैं तो वो वेश कहलाएंगे। किसी के पापा बैंक में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, तो वो वेश कहलाएंगे। आप बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये भी वेश कहलाएंगे। ठीक है। चौथे नंबर पे शूदर है। शूदर बोलते हैं न्यूट्रल इंसान, न्यूट्रल। मनुस्मृति में आया है, जिस तरह लोग आपको बताते हैं ना, मनुस्मृति में लिखा हुआ है जात पात बांट दिया है समाज में, ऐसा नहीं है। मनुस्मृति में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वर्ण, कोई कोई वर्ण श्रेष्ठ है। चारों वर्ण समान है। चौथा वर्ण शूद्र है। मनुस्मृति में आया, जन्मना जायते शूद्रा संस्कार विद उच्यते। जन्म से सभी इंसान शूद्र होते हैं। शूद्र मतलब सामान्य होते हैं, आम होते हैं, कॉमन होते हैं। देखो, जन्म से कोई अजीम तो नहीं होता ना। जब उसको ट्रेनिंग मिलती है, एजुकेशन मिलती है, तो कोई इंसान मिलती है, जैसी जैसी उसको टीचिंग मिलती है, वैसा वैसा इंसान बन जाता है। पर जन्म से, बचपन से इंसान न्यूट्रल होता है। कोई भी ना बड़ा अजीम कोई स्कॉलर होता है, ना कोई बिल्कुल गिरा हुआ होता है, न्यूट्रल होता है। तो शूद्र मतलब न्यूट्रल, मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, वो न्यूट्रल इंसान है। तो वो सेवाएं करता है, शूद्र का काम है सेवा करना। तो वो नौकरियां करता है, वो सफाई का काम करता है, सेवाएं हैं, ये खिदमत के काम है। तो शूद्र सेवा करता है। और चारों जो है ना समाज का, ये चारों जो है वरना है समाज के, क्या है, पिलर्स हैं। इनके बगैर समाज नहीं चल सकता। अगर ब्राह्मण ना हो, अगर एजुकेशनिस्ट लोग ना हो, अगर डॉक्टर्स ना हो, इकोनॉमिक पॉलिसी देने वाले ना हो, लॉ मेकर्स ना हो, टीचर्स और प्रोफेसर्स लेक्चरर्स ना हो, तो समाज आपका नहीं चल सकता। तो आगे नस्ल पढ़ेगी कैसे अगर ब्राह्मण ना हो? फिर अगर राज करने वाले, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले ना हो, वेरियर्स ना हो, आर्मी ना हो, आपको प्रोटेक्ट करने वाले ना हो, आपका मुल्क चल ही नहीं सकता। हमारा मुल्क सेफ्टी से ही तो चलता है। गार्ड जो खड़े होते हैं, पुलिस खड़ी होती है, वही अगर चोरी करवाने लग जाए तो आप क्या कहोगे?
कि तुम अपना धर्म फर्ज नहीं निभा रहे। वर्ण का दूसरी माना है अपने फर्ज की अदायगी देना, क्योंकि मैंने फर्ज खुद लेना होता है। मैंने फर्ज लिया है कि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ने का काम करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ब्राह्मण। तो मेरा पर्पस है लाइफ में कि मुझे एजुकेट करना है, मुझे हेल्थ सिस्टम को आगे बढ़ाना है, मुझे बीमारी को खत्म करना है विथ पाइसनेस, और मेरे अंदर कैरेक्टर भी होना चाहिए, मेरा कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। ये मेरा ओथ है, ये मेरा वो है, फर्ज है जो मैंने खुद चुना हुआ है। इस चीज को ना मैंने खुद अपने इस फील्ड को चुना है। अगर कोई वेश को चुनता है, अगर बिजनेस पढ़ता है, तो वो ईमानदारी से अपने मुल्क की इकोनॉमी को इम्प्रूव करे, अपने बिजनेसेस को इम्प्रूव करे। बेमा फिर जो है क्षत्रिय जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जो वार साइंसेज आर्मी है, वो ईमानदारी से अपना काम नहीं निभाएगी, वही करप्शन में, तो मुल्क सही नहीं चल सकता। उनकी भी बहुत बड़ी मुल्क चलाने में जरूरत होती है। चौथा, सेवा करने वाले कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, जो खेतों में रोंबियां कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो। अगर हमारे यहाँ जो म्यूनिसिपल वाले लोग लगे हुए हैं वो काम सही नहीं कर रहे एक्चुअली। तो चारों की समाज में, इन चारों के बगैर हमारा समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता। चारों की इक्वल नीड्स हैं। और ये मिसाल भी दिया गया है वहां वेदों में कि चारों ऐसे हैं कि ब्राह्मण जिस्म, चारों हमारे जिस्म का हिस्सा है। ऑल फोर आर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ब्राह्मण ऐसे जैसे सिर, हेड होता है, हेड जिस्म में सबसे ऊपर है। आप सारा डिसीजन कहाँ से लेते हो? हेड से लेते हो। थिंक टैंक कहाँ करते हो? हेड। कभी सोचते हो? आप फौरन उंगलियां कहाँ लगाते हो? अपने साइड में लगाते हो, जहाँ मिडिल मैनेजर आर्टरी गुजरती है ना, अपनी आई के साइड में, लेटरल टू आपके आई के साइड में दोनों उंगलियां लगती हो। जब सोचते हो ऐसे ऐसे करते हो, टिक 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 टिक, अपनी साइड में सोचते हो, यार मैं सोच रहा हूँ। तो थिंक टैंक, सोचना, डायरेक्शन देना, ये ब्राह्मण का काम होता है। ब्राह्मण हमारी बॉडी में सिर की तरह है, सिर मोर है। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय जब भी आपके ऊपर अटैक होता है, कोई चीज गिरती है सामने से, तो आप फौरन अचानक रिफ्लेक्सिवली आप हाथ ऊपर करते हो, फौरन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ ऊपर करते हो, बाजू ऊपर करते हो। तो आपकी बॉडी में आर्म्स आपकी क्षत्रिय हैं। आर्म्स जो है, हमारी बाजू जो है ना, हमें बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। जब भी हमारे ऊपर अटैक होता है, पहले पहले हम आर्म्स उठाते हैं। आर्म्स आर लाइक क्षत्रिय इन आवर बॉडी। फिर हम खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। पेट हमारा वेश है, हम कमाते किसके लिए? फाइनेंस किसके लिए सारा है? ताकि कोई भूखा ना सोए। पेट जो है वेश है, सॉरी। फिर चौथा, शूद्र। शूद्र है हमारे पैर। शूद्र ना हो, पैर ना हो तो आप खड़े ही नहीं हो सकते। पैर ना हो तो आप चल ही नहीं सकते। क्यों? समाज में साफ सफाई ना हो, सेवा करने वाले लोग ना हो, समाज आगे बढ़ेगा ही नहीं। और आप देखो, शूद्र की, कुछ लोग बोलते हैं शूद्र तो बुरा इंसान। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बुरे इंसान को वेदों में, शास्त्रों में शूद्र नहीं बोलते, दस्यु बोलते हैं। दस्यु, दस्यु मतलब बुरा इंसान, बुरा काम करने वाला इंसान। देव बोलते हैं अच्छा अच्छा काम करने वाला, दूसरों के काम आने वाला इंसान को देव बोलते हैं। और दस्यु बोलते हैं राक्षस को, बुरी सोच रखने वाले को दस्यु बोलते हैं। शूदर कोई बुरा इंसान नहीं है भाई, जिस तरह लोगों ने फैला दिया है, सिंधी लोगों ने भी एक ट्विस्ट में फैला दिया है, शूदर गाली के तौर पर यूज करते, तुम तो शूदर कही के। नहीं, इस तरह कभी नहीं बोलना चाहिए आपको। शूदर कोई बुरा इंसान नहीं है भाई। शूदर एक सेवा करने वाला इंसान है, उसके बगैर आप खड़े नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी महत्ता भी उनकी है। आप किसी भी बड़े बुजुर्ग से, हमारे धर्म में हमारी ये संस्कृति है, हम किसी से भी मिलते हैं ना, बड़ी उम्र वाले से, तो हम उससे माथे से माथा नहीं मिलाते। हम जो है, सब सुन पा रहे हैं? हम जो है उसके माथे से माथा नहीं मिलाते, हम उसके पैरों को छूते हैं। हम अपना सर जो है पैरों पे मिलाते हैं। मतलब जो सोचने वाला सर भी है ना, वो कहाँ झुकता है? पैरों के आगे झुकता है। तो पैरों की इतनी बड़ी कीमत है, सेवा करने वाले की इतनी बड़ी कीमत है। चारों हमारे समाज के बराबर के अंग हैं, इनके बगैर समाज नहीं चल सकता। और चारों आज भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना नौटंकी, हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये इन्होंने बांट दिया। भले ये आज नाम ले कि नहीं ले, आज भी समाज बटा हुआ है। समाज कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब लोग एक ही तरह का काम करें। आप ये, अगर आप चाह रहे हो ना कि सभी लोग टीचिंग करें, ऐसा हो नहीं सकता। सभी लोग प्रोफेसर नहीं बन सकते, सभी लोग दिशा देने वाले नहीं बन सकते, नहीं तो चरबट राजा बन जाएगा। हर किसी को आपने दे दी आजादी कि बस तुम लीड करो, तो हर कोई लीड नहीं कर सकता भाई। हर कोई क्षत्रिय फाइटर नहीं बन सकता, वेरियर नहीं बन सकता।
टेंडेंसीज होती है माइंड की भाई, हर इंसान के अलग अलग। हर कोई पिटाई करूंगा, अरे भाई उसकी उसकी जहन इतनी डेवलपमेंट नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता, वो सेवाएं करेगा, वो सेवा करने में होशियार है, उसको सेवा करने आज भी एग्जिस्ट करती हैं, और आज भी मेरिट बेसिस पे एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह आप ऑफिस में किसी भी, आज भी दुनिया में क्लास सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और इसके बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में जैसे ही इंटर होता हूँ, सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट पे बंदा बैठा हुआ है, और ऊपर अंदर जाता हूँ, अन्याय है, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है, ये वाइस चांसलर बड़े रूम में बैठा है, रिसेप्शनिस्ट नीचे बैठा है, वहां से पंखा चल रहा है, उस फील्ड में उसने रगड़ा खाया है, तो इसीलिए आज वो एक्सपीरियंस इंसान है, इसीलिए बड़ी ऑफिस में बैठा है। तो क्लास सिस्टम तो वहां भी है ना। का कोर्स किया होगा, एक बंदा प्रोफेसर होगा, उसने अपनी फील्ड में एमफिल किया होगा, मास्टर्स किया होगा, पीएचडी किया होगा। तो हर कोई ने भी नोटंकियां करो ना दुनिया में, नहीं नहीं सब बराबर है, बराबर है, सब बराबर हो ही नहीं सकते भाई मेरे। जिसकी जितनी वैल्यू बराबर है, हम कहाँ बराबर है बताऊं। सब किसको इज्जत चाहिए, सबको प्यार चाहिए, सबको प्रोटेक्शन चाहिए, घर चाहिए, सबको खाने के लिए भोजन चाहिए, फूड चाहिए। अच्छा क्लास सिस्टम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू, जब तक दुनिया चलेगी, मुझसे लिख लो, कोई भी डिबेट करना चाहे, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। फिर एक चीज, दूसरा वर्ड है जाति। तो फिर जाति क्या है? जिस तरह हम बोलते हैं ना, मेघवाड़, मेरी जात मंधान है, किसी की कोई और होगी, उत्तरादि होगी, ये जाति आइडेंटिटीज होती है। मैं बता रहा हूँ क्या होता है। वैसे तो हमारी जो वैदिक तौर पे जाति है ना, केवल एक जवन। अब सब मुझे नमस्ते करो, क्योंकि मुझे सुन रहे हो, मुझे पता ही नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलता जा रहा हूँ। नमस्ते सपना। नमस्ते वेद। नमस्ते वेद प्रकाश। he lost the collection। नमस्ते गौतम। नेक्स्ट नमस्ते इज भगवान। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, जाति के बारे में। तो ये जो मंधान, ये उत्तरादि, ये जो आपके पीछे लगा हुआ है ना, ये एक्चुअली फैमिली से लगा हुआ है। जिस जिस खानदान में जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स काम करते थे ना, वो आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आपके खानदान में किसी के बाप दादा जो पेरेंटल थे, वो खेती बाड़ी करते थे ना, तो उनके पीछे लगा हुआ है बागड़ी। बागड़ी कहते हैं जो बाग में, बागड़ी कोई बुरा लफ्ज नहीं है, बागड़ी कहते हैं जो बाग में काम करने वाले, जो बाग बगीचों में सेवा करते थे, माली होते थे, जो किसान है, उनको बागड़ी बोलते हैं। तो मेघवाड़ भी कबीले, आपको नाई कबीले मिलेंगे, जो 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 काम, एक पहचान पहले बनती थी काम से। किसी खानदान में डॉक्टर होते थे ना, उनके खानदान में वेद प्रताग वैदिक, तो उनके पीछे वेद लगा हुआ है, वेद। किसी के खानदान में एजुकेशनिस्ट लोग थे ना, उनके पीछे लगा हुआ है शर्मा। शर्मा, शर्मा जाहिर करती है जो पहचान ना, कि एजुकेशनिस्ट, इनके खानदान में ब्राह्मण बहुत रहे हैं। किसी किसी के ना सिंह लगा हुआ है, चौहान लगा हुआ है, राजपूत लगा हुआ है, ये क्षत्रिय, भाई इनके खानदान में ना पहले वेरियर्स लोग रहे हैं, जो फाइट या जो राज करते थे, इस तरह समझिए, ये पहचान के लिए होता है। जाति या स्पेशी, इंग्लिश में जाति को बोलते हैं स्पेशी, SPECIES। ठीक है, मखसूस खित्ते में रहते हो, और उनका रहने का अंदाज एक जैसा हो, उसको बोलते हैं जाति। एक जाति है। तो मनुष्य का आपको पता है, मनुष्य जाति की पहचान क्या है? कि भाई ये दो पैरों वाला है, तो ऊपर रहते हैं, खड़ा होके वर्टिकली घूमता है, और इनका फूड है, ये खाते हैं, और सब तकरीबन पूरी दुनिया के मनुष्यों का फूड। तो इतने हजार तरह के आपको, जल में तीन तरह की स्पेशीज होती हैं, जलथर, नभथर, और भगवान का कनेक्ट रहा है। फिर हवा में तो ऐसे ऐसे रिसर्चेज हो रही, कौन कौन से बैक्टीरिया है, बहुत सारी रिसर्चेज, नई नई चीजें बायो जो ऑर्गेनिज्म है वो ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारी स्पेशीज हैं। और मनुष्य जाति, हम वैदिक लोग माना कि इंसान सब एक हैं, एक ही मनुष्य जाति है। हम मानते ही नहीं कौन यार हिंदू, कौन मुसलमान, कौन तुर्क, कौन, पूरी मनुष्य जाति एक है। इसीलिए हमारे यहाँ प्रार्थना दुआएं है ना, क्या दुआ करते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि पूरी दुनिया के लोग हमारे लिए एक रेस है, एक जाति है। जाति और रेस में थोड़ा फर्क है, सॉरी। जाति के लोग जो है एक तरह का जो है उनका रहन सहन खान पान हो, वो जाति कहलाती है। रेस में कलर भी देखा जाता है। जिस तरह एक हमारी इंडो पाक ना ईस्टर्न रेस है, हमारी जो रेस है ना, हमारा जो कलर है, और यूरोप का कलर चेंज है। फिर अगेन अफ्रीका कलर बिल्कुल ब्लैक है,
फिर अमेरिका कलर थोड़ा फिर आपको उधर साउथ अमेरिका जाओगे, वहाँ की जो जीन्स है थोड़े चेंज है। तो ये रेसेस हैं। तो ये सम प्रजाति हैं, मत्ती के अंदर सम प्रजाति। तो ह्यूमन के अंदर भी रेसिस थोड़ी थोड़ी डिफरेंस हैं। आप देखेंगे कि गोरों की थोड़ी आदत हमसे डिफरेंट है, उनकी कल्चर डिफरेंट है। कल्चर क्यों डिफरेंट है? उनकी मौसम डिफरेंट है। वहाँ ठंड पड़ती है तो वो गर्म कपड़े पहनते हैं, वो टाई लगाते हैं। उनके सर हम गुन के पकाते हैं, उनके वहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो ब्रेड खाते हैं क्योंकि उनके वहाँ ठंड रहती है। क्यों चेंज है? उनकी मौसम, उनकी आबो हवा, उनके इर्दो गवा की जो मौसम है। अफ्रीका में तापमान, जो टेम्परेचर है, बहुत तेज रहता है, इसीलिए वो ज्यादा काले, पिगमेंटेशन ज्यादा है। फिर यूरोप वाले ज्यादा सफेद कंपटीशन करते हैं, मुझे यूरोप जैसा सफेद बनना है। तो ये कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं भाई। यूरोप के लोग इससे सफेद हैं क्योंकि वहाँ सूरज निकलता ही काम ही नहीं होता उनकी स्किन में, इसीलिए वो लोग गोरे हैं। तो गोरा होना कोई फख्र की बात नहीं है। वो पैदा ऐसी जगह पे। नाइजीरिया के लोग ज्यादा ब्लैक हैं। तो ये भी एक रेसिस है। तो हमें रेसिस की बुनियाद पे दुनिया को बांटना नहीं है। ये वहाँ की मौसम इस तरह की है, वहाँ का फूड इस तरह का है। तो मौसम के हिसाब के फूड भी अलग अलग होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ बड़े सगीर में हजारों। तो इस तरह ये वर्ना सिस्टम है। अभी वर्ना सिस्टम में कौन कौन सी कंस्पायरेसीज हैं, वो हम अगले लेक्चर में इधर ही वाइंड अप करता हूँ। अभी इसमें से आपका कोई सवाल हो तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्विज फ्रॉम मी। हाँ, क्षत्रिय। मैं बता रहा हूँ। ये सिंधी में इसको खत्री बोलते हैं। खतरी, खत्री। क्योंकि मैं आपसे जो बात कर रहा था ना, ज्यादा हिंदी में बात कर रहा था। तो हिंदी में इसको प्रोनाउंसिएशन किश शब्द होता है, अल्फाबेट होता है किश हिंदी में। तो वहां से ये निकला है क्षत्रिय, क्षत्रिय। श से प्रोनाउंसिएशन शत, शत, क्षत्रिय। लिखने में क्षत्रिय होता है और बोलने में क्षत्रिय। और सिंधी में बिल्कुल इसको खत्री बोलते हैं, खत्री। आज भी आप देखोगे उमरकोट साइड या थर पारकर में बहुत सारे लोगों की कास्ट खत्री है, खत्री। तो इनके अब्बा अजदाद जरूर पर ये एक चीज मैं भूल गया बताने। अच्छा हुआ मुझे आपने ये सवाल पूछा। एक चीज मुझे बतानी जरूर थी कि ये जो वर्ण है ना, ये वर्ना सिस्टम कर्म बेसिस पे, किस बेसिस पे? कर्म के बेसिस पे। ये जन्म के बेसिस पे नहीं है कि मैं, मेरा बाप खत्री है, फाइटर है, वेरियर है, राजा है। तो जरूर नहीं कि मैं भी राजा बनूंगा, क्षत्रिय बनूंगा। अगर मेरे अंदर